नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज बात करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों की जो दिन भर आज हलचल मचा के रखी है। चाहे वो बात भारत की हो, चाहे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हो, तमाम खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। खबरों की खबर में सबसे पहले आपको दिखाएंगे दिल्ली में चुनावी राजनीति कैसे राजनीतिक ड्रामे में बदलती जा रही है। आखिर क्या है शीश महल बनाम राजमहल की ये लड़ाई, ये आपको हम बताने वाले हैं। दूसरी जो बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आ रही है एक परिवार से जुड़ी हुई है। यह है महाराष्ट्र की खबर, जहां पर शरद पवार की पार्टी ने आरोप लगाया कि अजीत पवार की पार्टी शरद पवार के सांसदों को तोड़ने की जुगत में लगी है। पवार की बेटी सुप्रिया सोले ने अपने विरोधी खेमे में क्यों लगाया था फोन, ये भी एक्सक्लूसिव जानकारी आज हम आपको अपने इस बुलेटिन में देने वाले हैं। और तीसरी खबर जो आज की बड़ी खबर है, वो भी इंपॉर्टेंट खबर है। वो एक ऐसी खबर जो आपको चौंका देगी। 3 ऐसे गांवों की कहानी हम आपको दिखाएंगे जहां बालों पर हाथ फेरे नहीं कि बाल सफा चट। आखिर सबके गंजे होने के पीछे क्या है कहानी, ये आपको हम बताने वाले हैं। और चौथी और सबसे अहम खबर ये कि देश के बाद बांग्लादेश की हम बात करेंगे, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई 2 नेता अब देश से बाहर हैं। पहले शेख हसीना गई और अब खालिदा जिया भी इलाज के लिए लंदन चली गई है। तो क्या इस बहाने मोहम्मद यूनुस अब तानाशाही की एंट्री करा रहे हैं? क्या जमात ही अब बांग्लादेश को चलाने वाली है? इस खबर पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल से। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लड़ाई तेज होती जा रही है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते 6 फ्लैगस्टाफ रोड आवास में जितना पैसा झोंका, उससे वो शीश महल बन गया। आम आदमी पार्टी इसको लेकर आज बंगले तक पहुंची, क्योंकि अब इस बंगले पर पीडब्ल्यूडी का कब्जा है। यहाँ पर ना अरविंद केजरीवाल रहते हैं, ना आतिशी रहती हैं, पीडब्ल्यूडी के पास है। इस बंगले पर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे मीडिया को लेकर, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। उसके बाद विरोध स्वरूप ये आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़े, दिखाने के लिए कि वो राजमहल है। तो पुलिस ने पीएम आवास से 1 किलोमीटर दूर ही इन सबको फिर से रोक दिया। लेकिन असल मुद्दों के बीच बंगले पर तनाव ही चुनाव का बड़ा मुद्दा इस वक्त दिल्ली में बन गया है। ये महज एक सरकारी बंगला नहीं है, बल्कि रहस्य और रोमांच से भरी एक दंत कथा वाला महल बन गया है, जिसके बारे में जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। ये बंगला आज बीजेपी का और आप के बीच सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जिसे बीजेपी शीश महल कह रही है। बीजेपी पोस्टर्स के जरिए आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने अपने बंगले पर इतना सरकारी पैसा बहाया कि कमोड तक सोने से मढ़वा दिया गया। इसको लेकर केजरीवाल की पार्टी के नेता संजय सिंह और आतिशी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज उस बंगले तक पहुंचे कि बीजेपी आए और दिखाए कि कहां है सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल। अब देख लीजिए, जाने ही नहीं दे रहे हैं पुलिस की छावनी बना के, क्या करेंगे? पुलिस ने कहा है कि दूसरे रूट से प्रधानमंत्री निवास पे ले जा रहे हैं, तो हम उनके साथ चल रहे हैं। हम पुलिस के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहते। पुलिस कह रही है दूसरे रूट से चलिए, तो हम दूसरे रूट से चल रहे हैं। अभी मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड पे रुका है, लेकिन आप लोग वहाँ जा रहे हैं। हाँ, पुलिस कह रही है कि हम आपको दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं, तो पुलिस के पीछे पीछे जा रहे हैं अब हम लोग। आप भी आइए। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के बंगले तक पहुंचे, तो बीजेपी के नेता आतिशी के बंगले तक। हालांकि बंगले के बाहर खड़ी पुलिस ने इन्हें रोक दिया। बीजेपी पूछ रही है कि शीश महल में इतने दिन रहने के बाद अब क्यों आपको मिर्ची लग रही है। 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी, तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है? अब दिल्ली की राजनीति का कॉलबेल एक बंगले के दरवाजे पर बज रहा है। बंगले का ड्रामा बीजेपी के आरोपों वाले शीश महल से शुरू होकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा, क्योंकि जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने रोका, तो दोनों नेता प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ गए।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज दोनों सीएम हाउस से पीएम हाउस के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उनको रोक दिया और पुलिस एस्कॉर्ट करके उनको पीएम हाउस की तरफ लेकर आई। और ये लोक कल्याण मेट्रो जो है उसके जस्ट सामने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी थी। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पीएम आवास है और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन नेताओं को रोक दिया, जिसके बाद ये दोनों नेता सीएम हाउस की तरह यहाँ पे भी रोड पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि क्या हमें जाने की अनुमति दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। उसके बाद पुलिस ने कहा कि यहाँ पे बीएनएस की धारा 163 लगी हुई, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते एक साथ। इसके बाद दोनों ही नेता ज़मीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमें जाने की अनुमति दी जाए। इसके दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि जो सीएम हाउस के अंदर जो सामान बीजेपी आरोप लगा रही है कि बहुत खर्चा हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। और वो चाहते हैं कि पीएम हाउस के अंदर भी वो जाएं और मीडिया के साथ जाएं ताकि ये दिखाया जा सके कि पीएम हाउस के अंदर भी कई करोड़ रुपए का सामान खर्च किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री आवास 7 कल्याण मार्ग से काफी पहले ही रोक दिया गया। बीजेपी केजरीवाल के पूर्व बंगले को शीश महल कहती है, तो आप वाले पीएम आवास को राजमहल बता रहे हैं। जो आरोप बीजेपी ने लगाया था उसको तो दिखाना चाहिए था ना। सोने का टॉयलेट कहाँ है, कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है मिनी बार, दिखाओ ना। और हमने जो कहा कि 67 जोड़ी जूता है, 5000 सूट है, 8400 करोड़ की जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन है, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां हैं उनके साथ काफिले में। दिखाइए आप उसको। कहाँ जाने दिया? राजमहल के सामने यहाँ रोक दिया, कहाँ जाने दिया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगी। सीएम बंगले का विवाद पुराना है, उस वक्त का है जब अरविंद केजरीवाल उसमें रहा करते थे। उन्होंने खाली किया तो बंगला नई सीएम आतिशी को अलॉट हुआ। इस बीच बंगले की जांच शुरू हो गई, फिर सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई और फिर चुनाव का ऐलान हो गया। तारीख तय होते ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सीएम आतिशी को बंगले से निकाल दिया गया। जवाब में बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बंगले वाली देवी बता दिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। आज जब आचार संहिता लग गई तो आप ड्रामा कर रहे हैं। अरे ये बताओ, इस घर में कौन रहता है? ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मार लेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए? शीश महल बनाम राजमहल की ये लड़ाई बीजेपी और आप के बीच की है। दोनों पार्टियों की तरफ से पोस्टर वॉर भी हुआ, वार पलटवार भी हुआ, लेकिन खुद को इस चुनाव में एक अहम दावेदार बता रही कांग्रेस ने भी आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। आप कहते हैं आम आदमी के आप आदमी, कौन सा आम आदमी भाई? आपने जिस तरीके का मकान बनाया है, और ये बहुत नया है कि उसने कर लिया, उसने कर लिया, उससे हम अलग सवाल पूछेंगे। आपसे तो आपके सवाल पूछते हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। अरे जो है उसका तो जवाब दो। फिर कहते हैं कि जो चीजें सवाल हमने उठाए, भाई वो तो सरकार की सीएजी रिपोर्ट है, आपकी पीडब्ल्यूडी कह रही है। आप कोई भी चीज आपके खिलाफ जब सबूत आता है तो आप वहां से भाग जाते हो, क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है जवाब देने की। वोटों की राजनीति का नैतिक कोना केजरीवाल के पूर्व बंगले से जुड़ रहा है और राजनीतिक कोटा उन वादों से जिनके जरिए दिल्ली के लोगों को लुभाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ कांग्रेस ने महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान करने के बाद जीवन रक्षा योजना के जरिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया, तो केजरीवाल ने बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के पुजारियों को आम आदमी पार्टी में शामिल करा दिया। अब तो केजरीवाल भी रघुकुल की रीत याद दिलाने लगे हैं। चाहे हम ऐलान करने में थोड़ी देरी कर दें, लेकिन एक बार ऐलान कर देते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
दिल्ली से अश्विनी कुमार सिंह की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। जय हो, जय हो। तो लड़ाई शीश महल और राजमहल की चल रही है। दिल्ली के लोगों को साफ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, साफ सफाई चाहिए, लेकिन लड़ाई आ गई है नेताओं के बंगले पर, राजमहल और शीश महल पर। आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं और कैग रिपोर्ट के हवाले से लगाए हैं। कैग रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है, पर बीजेपी ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि कितना पैसा उस कथित शीश महल पर खर्च किया गया है। बीजेपी का यह आरोप है कि केजरीवाल की रिनोवेशन के दौरान वहां पर 2 स्टीम ओवन लगाए गए। निर्माण में 33 करोड़ रुपए खर्च हुए। रिनोवेशन का खर्च 7 करोड़ 61 लाख के आसपास आया। रिनोवेशन पर खर्च 342% ज़्यादा हुआ इसकी वजह से। टीवी 29 लाख रुपए के लगाए गए पूरे घर के अंदर। जो स्टीम ओवन था वो 6.5 लाख रुपए का लगाया गया। 10 बेड और सोफे लगाए गए जिनकी कीमत 13 लाख रुपए है। जकूजी स्पा जो लगा शीश महल में, कथित शीश महल में, तो 19.5 लाख रुपए का है। ये तमाम चीजें बीजेपी के इल्जाम है आम आदमी पार्टी पर। कारपेट जो बिछाया गया इस मुख्यमंत्री आवास में 16 करोड़ से ऊपर का था, 16 लाख से माफ करिएगा। ट्रेडमिल जो जिम जो बना, इक्विपमेंट लगे, वो 18 लाख रुपए से ऊपर के लगाए गए। तो ये तमाम इल्जाम बीजेपी ने लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है सीधे तौर पर इस वक्त आम आदमी पार्टी पर। अब पलट कर क्या कहना है? जो बीजेपी ने इल्जाम लगाया वो कह रहा है अवैध निर्माण कराया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहती है कि झूठे आरोप बीजेपी लगा रही है, साबित नहीं कर सकती। बीजेपी ने कहा 35,000 गज पर कब्जा कर लिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दुष्प्रचार किया जा रहा है उनके बारे में। ये सब चीजें बीजेपी कहती है कि 2 सरकारी बंगले जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड के आसपास थे उसको भी बिला लिया गया। आम आदमी पार्टी कहती है ये कोई मुद्दा है ही नहीं, बीजेपी जबरन मुद्दा बना रही है। फ्लोर एरिया रेशियो में गड़बड़ी की गई, बीजेपी का इल्जाम है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जानबूझकर उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यह कहा गया कि 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ये बीजेपी का इल्जाम है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यह कहना है कि कोई निजी संपत्ति नहीं है, मुख्यमंत्री का ये आवास है। ये कुल मिलाकर ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस वक्त जबरदस्त खींचतान मची हुई है। लेकिन दिल्ली के चुनावों में तीसरी प्लेयर भी है और वो है कांग्रेस पार्टी। उसको नहीं भूलना चाहिए। भले ही इस वक्त कांग्रेस पार्टी फिसदी सी दिल्ली में दिखाई देती है, लेकिन एक जमाने में कांग्रेस ने लगातार 3 टर्म तक अपनी सरकार यहाँ चलाई है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कांग्रेस ने आज कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, कुछ घोषणाएं की हैं, खासकर हेल्थ स्कीम को लेकर। ये कहा गया 25 लाख रुपए तक इलाज किया जाएगा। पहले भी वो महिलाओं के लिए घोषणा कर चुके थे। ये तमाम चीज़ें कांग्रेस अनाउंसमेंट कर चुकी है। कांग्रेस ने किस तरीके से लड़ने की तैयारी की दिल्ली के चुनावों को, आइए उस पर अब एक नजर डाल लेते हैं। वो फिल्मी गाना है ना, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में आजकल यही चल रहा है, जहां कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी की जीत चाहती है, कांग्रेस की नहीं। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए और दिल्ली का जनता भाजपा को पूरा पराजित करेंगे। ममता बनर्जी की तो कांग्रेस से पुरानी खटपट चलती रहती है, लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नया जीवन दान मिला और जहां समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन रंग लाया, वो समाजवादी पार्टी भी दिल्ली में कांग्रेस की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की जीत चाहती है। इसका संकेत तो दिसंबर में ही केजरीवाल ने दे दिया था। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की माताएं बहनें मिलकर के अपने दिल्ली के लाल को दोबारा सम्मान दिलाने का काम करेंगे। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के 4 राजनीतिक दलों का हाल देख लीजिए। यहां आप और कांग्रेस में मुकाबला है, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी दोनों ही आपके साथ हैं।
बल्कि अखिलेश यादव तो दिल्ली में केजरीवाल के साथ मंच भी साझा करेंगे, जैसा कि वो दिसंबर में कर चुके हैं। इससे कांग्रेस अपने ही गठबंधन के जाल में फंसती दिख रही है। वो तो विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप ने दिल्ली और हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर दिल्ली में कांग्रेस और आप की लड़ाई के लिए अजय माकन का ये बयान ही काफी था। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। अजय माकन के बयान से आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई। उसने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई करें, नहीं तो कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करने की मांग वो करेगी। हालांकि इस घटना के करीब 2 हफ्ते बाद भी कुछ हुआ नहीं। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठ गांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में असली लड़ाई ये साबित करने की चल रही है कि कौन बीजेपी की बी टीम है। आपका आरोप है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही कांग्रेस आपके खिलाफ इतनी आक्रामक है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 370 और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं। इस लड़ाई के बीच ही AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली की 10 से 12 मुस्लिम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। जाहिर है इससे केजरीवाल और कांग्रेस को मिलने वाले मुस्लिम वोटों पर असर पड़ सकता है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तो चुनावी सरगर्मी है। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हुए हैं तो उसके बाद का रिपरकशन सब दिखाई दे रहा है। आपको दिल्ली से महाराष्ट्र लिए चलता हूं, जहां शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच का राजनीतिक झगड़ा अब थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और बढ़ गया है। शरद पवार की पार्टी का आरोप है कि अजीत पवार उनके सांसदों को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। यही बात महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी कह चुके हैं, लेकिन अजीत पवार की पार्टी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन राजनीति में कुछ नहीं होता तो भी बहुत कुछ होता रहता है। तो पवार परिवार में क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट जरूर देखिए। 12 दिसंबर को शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर जब अजित पवार चाचा से मिलने पहुंचे तो इसे निजी मामला बताया गया। लेकिन राजनीति के 2 धुरंधरों की मुलाकात निजी मामला भर नहीं हो सकती। मुलाकात के साथ सियासी खाद का खेल महीने भर के भीतर ही दिखने लगा। पहले आप शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र अहवाड का बयान सुनिए। ये ऐसा कि तुम बेटी को और बाप को अलग कर दो, उनको छोड़ दो, ये हमारे संस्कारों में और संस्कृति में नहीं बैठता है। हम तटकरे साहब को बताना चाहते कि हमारी पार्टी चुराई, हमारा घड़ियाल चुराया, हमारा सिंबल चुराया, अब क्या हमारे सांसद भी भगा के लेके जाओगे खंदे पे? दरअसल सारा खेल सत्ता वाले समीकरण का है। शरद पवार की पार्टी का आरोप है कि अजित पवार अपने चाचा की पार्टी के सांसदों को बुला रहे हैं। अजित पवार ऐसा इसलिए चाह रहे हैं ताकि लोकसभा में उनके सदस्य इतने हो जाएं कि वो मोदी सरकार में अपने लोगों को मंत्री बनवा सके।
अजित पवार अब दोनों खेमों की एनसीपी को एक करके उसका एक छत्र नेता बनना चाहते हैं। जो कुछ आरोप अजित पवार पर शरद पवार की पार्टी लगा रही है, उसी आरोप को विस्तार उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के संजय राउत दे रहे हैं। दिल्ली में अजित पवार गढ़ के एक नेता को मंत्री बनना है, हाँ, मंत्री बनना है तो उनको कहा गया है आपके पास एक ही सांसद है, तो जो नियम बना है मंत्री बनाने का केंद्र में वो आपको लागू होगा, आप मंत्री नहीं बनेंगे। अगर आप 7 सांसद लेके आते हो कहाँ से, पवार साहब से, तो आपको मंत्री बनाए। तो इसीलिए सब चल रहा है, उनका कोटा पूरा कर रहे हैं मंत्री बनने के लिए। ना उससे देश को फायदा है, ना उससे ना महाराष्ट्र को फायदा है। कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अजित पवार को राजनीतिक तौर पर बेहद कमजोर बना दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आते आते तक बाजी पलट गई और अजित पवार बेहद ताकतवर नजर आने लगे। और अब जब शरद पवार अपने राजनीतिक जीवन के कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे, ऐसे वक्त में उनकी पार्टी पर विरोधियों की नजर दिखाई देने लगी है। एनडीटीवी को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपनी पार्टी में टूट फूट का खतरा शरद पवार की एनसीपी को सता रहा है। इसीलिए पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजित पवार खेमे के नेता प्रफुल्ल पटेल को फोन करके कहा था कि वो तोड़फोड़ की कोशिशों से दूर रहें, क्योंकि शरद पवार या उनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि इन तमाम कयासों के बीच अजित पवार का खेमा कह रहा है कि उनकी तरफ से तोड़फोड़ की कोई कोशिश नहीं हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से शरद पवार साहब के साथ में जो भी विधायक है, जो भी एमपी है, उनको तोड़ने का प्रयास कभी किया गया नहीं। किसी भी कार्यकर्ता द्वारा, किसी भी नेता द्वारा ऐसी हरकत हमारी तरफ से हुई नहीं है। हमने ना किसी को तोड़ा है, मगर बहुत सारे विधायक हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे एमपी हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमें किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो खबरें हैं ये पूरे तरह से निरर्थक है। खबर तो ये भी आ रही है कि शरद पवार की पार्टी के कई सांसद अजित पवार के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक सत्ता का चुंबक उधर ही है जिधर अजित पवार हैं। लेकिन शरद पवार 85 साल की उम्र में बीजेपी के साथ जाकर अपनी धर्मनिरपेक्ष नेता वाली छवि को खराब करना नहीं चाहते। फिर पवार ये भी नहीं चाहते कि उनकी छवि अंतिम समय में एक मौका परस्त नेता की बने। लेकिन पवार ये भी जानते हैं कि उनके सांसद 5 साल तक शायद ही इंतजार करना चाहें। ऐसे में हो सकता है कि वो अपने सांसदों को अजित पवार के साथ जाने के लिए गुप्त इजाजत स्वयं दे दें। रही बात परिवार में सुलह की, तो इसकी एक कोशिश नए साल की शुरुआत में तब दिखी जब अजित पवार की मां आशा पवार ने इसकी इच्छा जताई थी। उदय देवाला सांगितलं पांडुरंगाला दाराच्या मागची सगळी जाऊ दे। आता या पद्धतीने सगळीकडनं संवाद सुरू व्हायला लागले। लवकरात लवकर या वर्षात व्हावं असं वाटतंय। शरद पवार आणि अजितदादा एकत्र यावे। हो इन सबके बीच सबकी नजरें शरद पवार पर है, क्योंकि पवार का पूरा राजनीतिक करियर चौंकाने वाले फैसलों से भरा रहा है। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अगली खबर भी महाराष्ट्र से है, लेकिन ये राजनीतिक खबर नहीं है। 7 दिन में सफा चट, ये खबर देखकर आप चौंक जाएंगे। इस खबर के अलग अलग पहलू हैं जो आपकी सेहत के अलावा देश के आर्थिक और सामाजिक पहलू से भी जुड़े हुए हैं। ये खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है, जहां पर अचानक 3 गांवों के लोग अजीब सी बीमारी से जूझने लगे हैं। वहां लोगों के सर के बाल तेजी से गिर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 7 दिनों में ही सर के सारे बाल झड़ जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, ये जांच का विषय है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की हैं, लेकिन ये तस्वीरें किसी को भी परेशान कर सकती हैं। क्या इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे कुछ ही दिनों के अंदर उसके सिर के बाल उड़ जाएं? आखिर बुल्ढाना के इस इलाके में लोगों के सिर के बाल इतनी तेजी से क्यों उड़ रहे हैं?
दरअसल बुल्ढाना जिले के 3 गांवों में बाल झड़ने की एक अजीबोगरीब बीमारी सामने आई है। बुड़गांव, कालवाड़ और हिंगाणा, ये तीनों गांव शेगाव तहसील में आते हैं। इन गांव के ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं के बाल झड़ रहे हैं और तो और बच्चों के अंदर भी ये बीमारी सामने आ रही है। मी रामा पाटील खारकर, सरपंच संघटना शेगाव तालुका अध्यक्ष। गेल्या 10 दिवसापासून माझ्या गावामध्ये एक अजब आजार पसरलेला आहे। त्याच्यात केस गळती होत आहे आणि गावामध्ये एवढं भीतीचं वातावरण पसरलं असून आणि जवळपास 20 पेशंटचे असे टक्कल पडले। एकदा केस गळती चालू झाली की 5 ते 6 दिवसात पूर्ण टक्कल होते। या बाबतीत मी परवा दिवशी आपले गीते साहेब DHO यांच्याकडे गेलो होतो आणि त्यांना पत्र पण दिलेलं आहे। सुना आपने, एक गांव में 20 मरीज सामने आए हैं और हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। गांव वालों का ये भी कहना है कि एक बार बाल झड़ने शुरू हुए तो 6 से 7 दिनों के भीतर इंसान पूरी तरह से गंजा हो जा रहा है। जाहिर है गांव के लोगों में दहशत है। अभी तक ये भी नहीं पता चल सका है कि बीमारी है कौन सी और इसका कारण क्या है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के लोग बालों की इस गंभीर परेशानी का पता करने के लिए गांव में पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी 3 गांवों में घूम कर लोगों से मिल रही है। मिसाल के तौर पर इस लड़के को देखिए, इसने हाथ लगाकर खींचा तो बालों का गुच्छा निकलकर हथेली में ही आ गया। गांव में पानी, त्वचा और बालों के नमूने लिए जा रहे हैं। टीम ने 3 गांव में कुल मिलाकर 50 से 55 ऐसे मरीजों का पता लगाया है और आशंका जताई जा रही है कि ये संख्या अभी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के बुजुर्गों से भी मिली तो यही सामने आया कि उनके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। लोगों ने सबूत के तौर पर बालों के इकट्ठा हो रहे ढेर भी दिखाए। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि त्वचा और बालों के नमूनों की जांच के बाद ही बीमारी की असली वजह का पता चल सकेगा। आपल्याला शेगाव तालुक्यातील भोनगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 3 गावांमध्ये केस गळतीचे रुग्ण आढळलेले आहेत। तर ह्या रुग्णांची केस गळती अतिशय जास्त प्रमाणात होत आहे। तर त्यासाठी आरोग्य विभागाची आमची यंत्रणा खूप सतर्क झालेली आहे आणि सर्वेक्षणही करण्यात आलेलं आहे आणि पाणी दूषित असल्यामुळे असं होऊ शकते, त्यामुळे आपण पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवलेले आहेत। बुल्ढाना में बालों की जो समस्या सामने आई है वो गंभीर है। वैसे देश में बालों से जुड़ी दिक्कतें अब आम हो चुकी हैं। 25 साल से कम उम्र के लोगों पर हुए एक सर्वे से पता चलता है 60% युवाओं में बाल झड़ने की परेशानी इस वजह से है क्योंकि वो भारी तनाव से जूझ रहे हैं। 30% लोगों में ये दिक्कत नींद के खराब पैटर्न की वजह से है। इसी तरह 13% लोगों के बाल इसलिए तेजी से झड़ने लगे क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा घट गया या बढ़ गया। सर्वे में भाग लेने वाले 37% युवाओं के बाल इसीलिए झड़ने लगे क्योंकि वो पाचन संबंधी बड़ी दिक्कत से जूझ रहे थे। इसी तरह 38% युवाओं में बाल झड़ने की गंभीर समस्या खतरनाक डैंड्रफ की वजह से हुई है। हमने बुल्ढाना की तस्वीर दिखाकर डॉक्टरों से पूछा कि इस परेशानी की वजह क्या हो सकती है। बुल्ढाना के गांव में बालों से जुड़ी जो बीमारी सामने आई है उसके बारे में जैसे ही कोई नई जानकारी आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की टीम बुल्ढाना के इन 3 गांवों का दिक्कत जो हो रही है उसका दौरा कर रही है। जांच के बाद जो भी जानकारी सामने आएगी तब हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिरकार क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। कहीं बालों को लेकर कहीं पर ये समस्या ज़्यादा है, कहीं पर कम है। आज बालों का झड़ना एक आम समस्या बनी हुई है और यही वजह है कि भारत में हेयर केयर यानी बालों को सेहतमंद रखने का बाजार भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपके सामने हम कुछ अब आंकड़े रखते हैं। बालों पर खर्च होने वाले प्रोडक्ट को लेकर भारत में
$3.17 अरब डॉलर के कारोबार की उम्मीद है इस साल में। बात अगर हम 5 साल आगे के 2030 की करें तो यही आंकड़ा 3 गुना तक बढ़ जाता है, यानी 9.7 अरब डॉलर के कारोबार की उम्मीद है अगले 5 सालों में। एक सर्वे से यह भी पता चलता है, जिससे हिसाब लगाया गया कि बालों के लिए किए जाने वाले खर्च में हर भारतीय पर 2.18 अरब डॉलर की हिस्सेदारी बनती है। हालांकि अमेरिका इस मामले में हमसे आगे है। साल 2025 में 13,750 बिलियन डॉलर अनुमानित खर्च अमेरिका का बताया जा रहा है, लेकिन भारत इस फील्ड में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि 3.02% की दर से यह आंकड़ा अगले 5 साल तक और तेजी से बढ़ने वाला है। सिर्फ आंकड़े ही नहीं, पिछले दिनों कुछ तस्वीरें भी आई जो चौंकाने वाली थी, जिनसे पता चलता है कि भारत में लोग बालों पर खर्च करना चाहते हैं, अपने बालों की चिंता करते हैं, हेयर फॉल नहीं चाहते हैं, और चाहे जैसे भी हो लोग बाग अपने जेब के पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं अपने बाल को सही सलामत रखने के लिए। इसमें जागरूकता की कमी भी कई बार सामने आती है और बाजार इसका फायदा उठाता है। मिसाल के तौर पर मेरठ की यह घटना देखिए। पिछले महीने वहां अचानक बाल उगाने की चाहत में लोगों की भीड़ लग गई। इश्तिहार देकर हर आदमी से 300 रुपए वसूले गए। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए उनसे सिर्फ 30 रुपए की फीस ली गई। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पड़ताल हुई तो पता चला कि दावे फर्जी थे। दावे किए गए थे कि गंजों के सर पर बाल उगा देंगे। गंजे सर पर 8 दिनों में घने बाल उगाने का दावा विशुद्ध रूप से पुलिस की जांच में फर्जी पाया गया। वैसे आपको बता दें कि भारतीय बाल अपनी मोटाई, टेक्सचर और कलर की वजह से दुनिया के मार्केट में काफ़ी लोकप्रिय है, विग बनाने के काम आते हैं। और यही वजह है कि बालों से बनने वाले प्रोडक्ट के लिए जो निर्यात किया जाता है उसमें भारत पहले पायदान पर है। आंकड़े देखिएगा, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 157 मिलियन डॉलर का बाजार है पूरी दुनिया का, जबकि उसमें 138 मिलियन डॉलर का निर्यात अकेले भारत करता है। यही नहीं, भारत के इस कारोबार में 8% सालाना ग्रोथ का अनुमान अगले 6 साल तक के लिए है। आंकड़े कहते हैं कि इस बाजार में भारत को हर साल 550 मिलियन डॉलर की कमाई होती है। इस मार्केट में देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है, ऐसा एक रिसर्च का दावा है। तो बात बुल्ढाना से शुरू हुई तो ऐसे तमाम लोगों तक पहुंच गई जो बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, और जब बात हेयर केयर की हो यानी बालों के अर्थशास्त्र की हुई तो इसका सामाजिक पहलू भी अब सामने आया है। कई ऐसे लोग सामने आए जिनका कहना है कि बालों का झड़ना या चले जाना उनके लिए समस्या नहीं रही। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल हेयर ने उनका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ाया है। हम आपको दोनों ही पक्ष सुनवा देते हैं। हाय, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज, मेरी उम्र है 29 साल और ये लुक जो मेरा आप देख रहे हैं यानी बॉल्ड लुक विद अ बियर्ड, गंजा लुक दाढ़ी के साथ, ये करीब पिछले 3 से 4 साल से मैंने रखा हुआ है, यानी तब मेरी उम्र रही होगी करीब 25 से 26 साल। उम्र मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत अर्ली एज में हमारे जो लड़के हैं वो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के लड़के ऐसे हैं कि अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते, बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर पी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि जब इस तरह की स्थिति आपके सामने आने लगेगी तब 2 सवाल आपके सामने होंगे। एक, ये हो क्यों रहा है, और दूसरा, अब करना क्या है। हो क्यों रहा है कि तो बहुत सारी राय आपको मिलेंगी, आप लोगों से पूछेंगे, अपनी बात रखेंगे, और ना भी पूछेंगे तो हिंदुस्तान में ज्ञानदेव बहुत हैं, अपने आप आकर के आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। उसमें आप जितना कर सकते हैं कीजिए, एफर्ट कीजिए, रोक पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन करना क्या है अगर नहीं रोक पाए, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है ना, जरूरी नहीं कि आप रोक ही सकें इसको, नेचुरल है, हो गया, अब करना क्या। तो मेरा ये आपसे कहना है कि आप आपदा में अवसर ढूंढ सकते हैं, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये आपदा है ही नहीं, ये अवसर है दुनिया में अलग दिखने का, अपनी पर्सनालिटी को अलग तरीके से ग्रो करने का। भीड़ के बीच में आप अलग दिख सकते हैं, आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं। जब मैंने ये लुक किया ना, मैं आपको सच बताऊं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ, मुझे बहुत फ्री फील हुआ, मुझे बहुत ईजी फील हुआ, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का वापस से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जब मैंने ये लुक कर लिया। उससे पहले थोड़ा ज़रूर मुझको हिचकिचाहट होती थी, लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपको समझते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं, जो आपकी मुस्कान से, जिनके चेहरे पर मुस्कान आती है। ऐसे लोगों के बीच में अगर आप रहेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये जो आपका चेहरा है बिना बाल का ही सही, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, और आप भी बहुत अच्छे हैं। जैसे गंजापन होना,
बचपन से ही हल्का हल्का बाल टूट रहा था, उस वजह से खुद अच्छा नहीं लग रहा था। होते होते वो एक समय ऐसा आया कि बाल काफ़ी सारा निकल गया और मैं अच्छा नहीं दिखने में लग रहे थे। उस वजह से क्या हुआ कि बचपन से दोस्त यार जो चिढ़ाते थे, जो बोलते थे गंजा हो गया या टकला हो गया या इसकी शादी नहीं होगी, ये शादी में दिक्कत होगी। कई बार ऐसा हुआ भी कि कई बार लोग बोलने लगे कि शादी में लड़का को बाल नहीं है, ज़्यादा उम्र हो गया, जितना उम्र हमारा था भी नहीं। उसके बावजूद भी उम्र ज़्यादा दिखने लगा। खुद में लगा पता नहीं अब क्या होगा, नहीं होगा, शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो क्या किसी का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी बात सबसे सामने आई चीज़ के लिए। उसके बाद हुआ कि चलो शादी की बात हुई, कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, शादी हुई। शादी होने के बाद में फिर भी बाल जो है रुकना बंद नहीं हुआ। दोस्त यार टकला गंजा करके बुलाते ही रहते थे। फिर एक दिन महसूस ऐसा हुआ चीज़ के लिए कि नहीं, मुझे ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ट्रांसप्लांट मैंने काफ़ी जगह पता किया। उसके बाद मुझे जो चीज़ जगह अच्छा लगा वहाँ मैंने करवाया। तो गंजापन स्टिग्मा भी है, गंजापन से आदमी का कॉन्फिडेंस भी जाता है, जैसा कि ये महाशय बता रहे थे। एक मशहूर कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज बालों पर चर्चा हुई तो कई लोगों ने कहा कि आखिरकार बाल में क्या रखा है। वैसे ये सच भी है, क्योंकि दुनिया किसी भी इंसान का नाम सिर्फ और सिर्फ उसके काम की वजह से लेती है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम आपको सिर्फ भारतीय हस्तियों के नाम बता देते हैं। ऐसी हस्तियां जिनके सर पर बाल नहीं थे या बहुत कम थे, लेकिन उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। महात्मा गांधी की तस्वीर आप मेरे साथ देख पा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस अगला नाम है, वो भी गंजे थे। जवाहरलाल नेहरू के भी बाल बहुत कम थे। वल्लभ भाई पटेल भी गंजे थे। मोरारजी देसाई के सर पर भी बाल कम थे। वीपी सिंह, उनके भी गंजापन था। नरसिम्हा राव, सार्वजनिक तौर पर गंजेपन उनका देखा गया। एच.डी. देवेगौड़ा साहब के सर पर भी बाल नहीं है। ये कुछ हस्तियां हैं बुल्ढाना के उन 3 गांवों का जिसकी हमने जिक्र किया, जिस वजह से हमने पूरा ये विशेष कवरेज आपको दिखाया। ऐसा क्या है बुल्ढाना के उन गांवों में कि लोगों के सामने बालों की यह दिक्कत आई है। जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे खबरों की खबर में। जब लौटेंगे ब्रेक के उस पार तो बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जो कट्टरवाद के रास्ते पर और तेजी से बढ़ चला है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन चली गई हैं। उन्हीं की पार्टी इस वक्त आप कह सकते हैं कि सरकार चला रही है। शेख हसीना, जिनका तख्ता पलटा गया था, वो तो पहले ही देश छोड़कर दिल्ली में आ गई है, भारत के पास है। यानी ये पहला मौका है जब बांग्लादेश के 2 बड़े राजनीतिक दलों के मुखिया देश से बाहर है। 2 बड़ी पार्टियां और दोनों की जो मुखिया है वो इस वक्त देश में नहीं है। क्या इस मौके का फायदा उठाकर वहां कट्टरपंथी ताकतें किसी ऐसे बदलाव की ओर बढ़ सकती हैं जिसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़े? क्या देश धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ चुका है? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पहले शेख हसीना ने देश छोड़ा और अब खालिदा जिया ने भी देश छोड़ दिया। शेख हसीना को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। खालिदा जिया के बारे में खबर आ रही है कि वो इलाज के लिए बांग्लादेश से बाहर गई हैं। बांग्लादेश के 2 बड़े राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त देश से बाहर है। ये कोई संयोग है या किसी का प्रयोग? आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। मंगलवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ढाका के गुलशन एरिया में इकट्ठा हुए। जैसे ही पता चला कि बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन जा रही हैं, उनके समर्थक खालिदा जिया के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हाथ में पार्टी का झंडा और बैनर, जुबां पर जिया का नाम। खालिदा जिया जब अनिश्चितता के अंधेरे में घिरे बांग्लादेश को छोड़कर एम्बुलेंस से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी, तब बाहर उनके समर्थकों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। जाम इतना लंबा हो गया कि 10 किलोमीटर का रास्ता तय करने में
3 घंटे लग गए। जरूरत के बावजूद हम खालिदा जिया को पिछले 7 सालों में इलाज के लिए विदेश नहीं ले जा पाए। हम अल्लाह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमें देश के लोगों, हमारे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं और बांग्लादेश के 180 मिलियन नागरिकों की दुआ की जरूरत है। हमारी मां खालिदा जिया को विदेश में उचित इलाज मिले और वो बांग्लादेश में हमारे पास लौट आए। हमें उम्मीद है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वापस आएंगी। दरअसल खालिदा जिया की तरफ से अनुरोध के बावजूद हसीना सरकार ने खालिदा को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी। अवामी लीग सरकार के कार्यकाल के दौरान हम अपनी राष्ट्रीय नेता बेगम खालिदा जिया को उचित इलाज के लिए विदेश भेजने की कोई व्यवस्था नहीं कर सके। हम डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता खालिदा जिया को इलाज के लिए बाहर भेजा। बेगम खालिदा जिया के खिलाफ वर्ष 2001 से 2006 के बीच भ्रष्टाचार के 2 मामले सामने आए थे। तब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। उन्हें शेख हसीना के शासन में 17 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन खालिदा के समर्थकों का कहना है उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के शासन में जिया को एक मामले में बरी कर दिया गया, जबकि दूसरे मामले में सुनवाई जारी है। बांग्लादेश में इस समय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार सत्ता में है। कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर में या साल 2026 की शुरुआत में मोहम्मद यूनुस चुनाव करा सकते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या बांग्लादेश में चुनाव होंगे? चुनाव होंगे तो कितने निष्पक्ष होंगे? बांग्लादेश में अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी और देश भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने सरकार को संभाला। बीते करीब 6 महीने में यूनुस की सरकार ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि बांग्लादेश में हालात सुधरने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, यूनुस सरकार लगातार कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रही है और पाकिस्तान के साथ भी नजदीकियां बढ़ा रही है। खालिदा जिया की बीएनपी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का समर्थन किया है, लेकिन बीते कुछ समय से मौजूदा सरकार और बीएनपी के बीच तल्खियां बढ़ गई थी। सूत्रों के मुताबिक यूनुस सरकार के करीबियों की ओर से एक नई पार्टी बनाने की बात सामने आई थी। इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते थे। हालांकि यूनुस ने इस बात से इनकार किया कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के गठन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि यूनुस और सेना के बीच कोई नया समीकरण बन रहा हो, खास तौर पर तब जबकि पाकिस्तानी सेना 1971 के बाद फिर एक बार बांग्लादेश पहुंची हुई है। जो भी हो, शेख हसीना के बाद खालिदा जिया भी अब बांग्लादेश से बाहर हैं। खालिदा जिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो लंदन में लिवर सिरोसिस, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज कराएंगी। वहां उनके सबसे बड़े बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान पहले से ही मौजूद हैं। मां बेटे का ये मिलन 7 साल बाद हुआ है। तो आज खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।